नमस्ते, कैसे हैं? आसपास की कहानी है सुपर किड। आखिर कहाँ कमी रह गई थी उसके कर्तव्य पालन में। रोहन के चारों तरफ उसकी कार भी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। आज दफ्तर के लिए निकलते निकलते वो काफी लेट हो गया था। पिछले 2 दिनों से रोहन और रिया में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। दोनों ही काफी तनाव में थे। कारण था वही एकमात्र उनका 13 वर्षीय इकलौता पुत्र दक्ष। पिछले 2-3 वर्षों से लगातार दक्ष रोहन और रिया के लिए समस्या बनता जा रहा था। बचपन से कुशाग्र बुद्धि का उनका यह इकलौता लाड़ला पिछले कुछ समय से लगातार पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था, परंतु इस वर्ष तो हद ही हो गई। 6 में से 4 विषयों में फेल था। ऐसे परिणाम की तो रिया और रोहन दोनों ने ही अपेक्षा नहीं थी। दक्ष का पिछले कुछ समय से पढ़ाई मन उचट रहा था, तो वे समझ रहे थे, परंतु वह इस तरह नाकामयाब रहेगा यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब से दक्ष का 8वीं कक्षा का नतीजा घोषित हुआ, तभी से रिया रोहन के बीच आरोप प्रत्यारोपण का सिलसिला जारी था। दक्ष की नाकामी के लिए रोहन रिया दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कितने उम्मीद के साथ तीनों स्कूल में परीक्षा परिणाम देखने पहुंचे थे, परंतु दक्ष की असफलता से रिया और रोहन के ही होश उड़ गए थे। रिया तो परिणाम देखते ही रुबासी हो गई थी। दक्ष का चेहरा तो भय से पीला पड़ गया था। रोहन के तेवर देख दक्ष के साथ रिया भी सहम गई थी। छड़ी पड़े छम छम, विद्या आए धम धम। तभी रोहन बुदबुदाया, फिर सोचते हुए बोल पड़ा, वही पुराना तरीका ठीक था। आजकल के माँ बाप ओवर केयरिंग हो गए हैं। ज़्यादा देखभाल और मान मुहार होती है, तभी तो बच्चे चढ़ चढ़ बैठते हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था रिया कि केवल प्यार और पुचकार से काम नहीं चलेगा, पर तुम भी न जाने कहाँ से इस चाइल्ड साइकोलॉजी की पूछ पकड़कर बैठ गई। 10 के नतीजे से रिया भी चिंतित और व्यथित थी, पर इस वक्त सबसे ज़्यादा रोहन पर गुस्सा आ रहा था। सीधे सीधे स्वयं पर लगे आपेक्ष व तिलमिला गई। साथ मिलकर बैठकर समस्या पर चर्चा कर हल निकालना तो दूर, रोहन ने तो दक्ष की असफलता के लिए एक झटके में से जिम्मेदार ठहरा दिया। घर के अंदर पहुंचते ही दक्ष की तो जैसे सामत आ गई। रोहन के मन की भड़ास विस्फोटक रूप में बाहर निकलने लगी। अब क्या विचार है साहबजादे का? रोहन दहाड़ा। पिता की रोबीली आवाज से डरकर दक्ष अपराध बोध से जकड़ा, जमीन पर नजरें गड़ाए वहीं खड़ा सा रह गया। रोहन का व्यंग लगा करवाहट उगलने। कंप्यूटर कहा वो आ गया घर में। कोचिंग क्लास दूर है, स्कूल व कोचिंग क्लास जाते जाते थक जाते हैं नवाबजादे, इसलिए मन चाही गाड़ी दिलवा दी। जब जो चाहा सामने हाजिर हो गया। फिर भी नतीजा क्या रहा? सिफर। बस अभी कीजिए, रिया ने रोहन को शांत कराने को देर से कहा। जो हो गया उस पर बहस करने की बजाय हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है वह मूल्यहीन सी लगती है। यह साधारण सी मानव मानसिकता है। इतना नहीं जानती तुम? क्यों नहीं? पर तुम भी तो समझा सकती थे उसे। सब कुछ क्या केवल मर्जी से हुआ है? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं थी कि 10 कंप्यूटर मास्टर बने? टेनिस क्लब की इतनी महंगी मेंबरशिप भी तुम्ही ने दिलवाई उसे। म्यूजिक क्लास में बिना गिटार के काम चल रहा था, पर तुम्ही ने कहा गिटार ले आते हैं। फिर केवल मुझे दोष क्यों देते हो? देर से मन में दबा अंतर विरोध अचानक ही रिया के मुख से फूट पड़ा। रोहन व रिया की लंबी अंतहीन बहस के बीच दक्ष न जाने कब बिना खाए पिए अपने कमरे में सो गया। रात में भी रिया के बाद देने पर यंत्रवत आकर बैठ गया और डिनर के नाम पर जैसे तैसे एक आध रोटी खाकर उठ गया। सुबह रोहन के ऑफिस निकलने तक काम में उलझे रहने के बहाने वह कमरे से बाहर भी नहीं निकला। आखिर क्या होगा इस लड़के का? झल्लाहट भरे मन से रोहन ने ऑफिस में सामने गाड़ी पार की और भीतर चला गया। आज उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। मेज पर कोहनियाँ टिकाकर दोनों हथेलियों के बीच सर माथे वह चुपचाप बैठा रहा। लगातार दक्ष का चेहरा याद कर चिंता में घुल रहा था। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या बात है बड़े भाई? बड़े खोए खोए लग रहे हो, अशोक ने कमरे में आते हुए कहा। अशोक रोहन का केवल सहकर्मी ही नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त भी था। पूरी समस्या जान लेने के बाद अशोक बोला, क्यों न एक बार दक्ष की काउंसलिंग करवाई जाए। सारी सुविधाओं के बावजूद इसका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, तो आखिर क्या है उसके मन में ये तो पता चल जाएगा। यूँ भी दक्ष उम्र के संवेदनशील पड़ाव पर है, उसके मन की थाह लेना आवश्यक भी है। मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई फायदा होगा। रोहन ने लापरवाही से अशोक की राय को नकारना चाहा। सीधी सी बात यह है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं तो फेल ही होगा। चलो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शाम को ऑफिस से सीधे भाई साहब की क्लिनिक पर चलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि दस की समस्या को अवश्य सुलझा लेंगे। अशोक ने रोहन की पीठ थपथपा दी थी। रोहन है मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा, और ये भाई साहब है मेरे मित्र रोहन माथुर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। कहिए रोहन जी, क्या बात है? डॉक्टर प्रवीण ने बड़ी आत्मीयता भरे लहजे में प्रश्न किया। कूल डाउन मिस्टर रोहन, कूल डाउन। वैसे उम्र क्या है आपके बेटे की? 13 वर्ष। हूँ। कुछ सोचते हुए डॉक्टर प्रवीण ने लंबी सांस ली। स्कूल के अलावा और कहाँ कहाँ अकेले जाने की आज़ादी दे रखी है आपने? बाहर वह कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, ये जानकारी रखते हैं आप?
ये सारे प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि मिस्टर रोहन, आपका बच्चा उम्र के उस नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगले दिन रोहन दस्त को लेकर बाजार में कुछ शॉपिंग करने आया। उसी बीच डॉक्टर प्रवीण के क्लिनिक के समीप अचानक एक अर्जेंट मीटिंग का बहाना कर दस्त से बोला, यह मेरे मित्र हैं, तुम इनके पास रुको, मैं कुछ देर में ही आता हूँ। दस्त को प्रवीण के पास छोड़कर चला गया। डॉक्टर प्रवीण के सामने कुर्सी पर चुपचाप बैठे बैठे दस्त चारों ओर कमरे का निरीक्षण करने में लगा था। इसी तरह डॉक्टर प्रवीण ने दस्त के साथ 2-3 मीटिंग्स के बाद एक मीटिंग रोहन और रिया के साथ भी की, जिससे उसके दस्त के संबंध में विस्तार चर्चा करते रहे। 3 दिन बाद आप मुझसे मिलिए, समस्या क्या है, कहाँ है, मैं विश्लेषित कर दूंगा, साथ ही आपको उसका समाधान भी बता दूंगा। डॉक्टर प्रवीण कथन पर रोहन रिया के दोनों ही आश्वस्त होकर घर लौट आए। 3 दिनों पश्चात निश्चित समय पर रिया और रोहन दोनों ही डॉक्टर प्रवीण से मिलने पहुंचे। दस्त की समस्या जानने के लिए दोनों ही आतुर हो रहे थे। खुश होना चाहिए कि इस आधुनिक युग में जहां बच्चों को बिगड़ने का आमंत्रण देते अनेकों साधन पैदा हो गए हैं, ऐसे में भी आपका बच्चा उन प्रबंधों से न आकर्षित न प्रभावित है। फिर पढ़ाई से क्यों विमुख हो गया? रोहन के चेहरे पर चिंता मिश्रित आश्चर्य उभर आया। तनाव, डॉक्टर प्रवीण ने स्पष्ट करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा पिछले कुछ समय से किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है? लेकिन क्यों? हमने तो उस पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं डाली है, न घर की न बाहर की। यही तो रिया जी, आपने पूरी तरह पढ़ाई के लिए फ्री करके अनायासे मुझे जता डाला है कि अब जो रिजल्ट वही आना चाहिए जो आप चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? रिया अब भी असमंजस में थी। देखिए, आपका दक्ष आम बच्चों से अलग है, थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील, विचारशील और साथ ही अंतर्मुखी भी। शायद आपको इस बात का अनुमान भी नहीं होगा, पर आपके द्वारा आपस में किए गए परिसंवादों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर प्रवीण ने गहरी सांस लेते हुए कहा। डॉक्टर प्रवीण बड़े धैर्य के साथ रोहन रिया को समझा रहे थे, साथ ही उनके चेहरे पर आ जा रहे भावों को बारीकी से पढ़ने का यत्न भी कर रहे थे। फिर मुस्कुराकर कुछ सहज होते हुए बोले, आपको पता है दक्ष ने मुझे क्या क्या बताया? यही कि मम्मी पापा मुझे तो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर योग करने को कहते हैं, गायत्री मंत्र का जाप और रामायण का पाठ करने को कहते हैं। पर आपको पता है अंकल, पापा तो बिना ब्रश किए बेड टी पी लेते हैं। कभी कभी तो ऑफिस को देर हो जाती है, तब जूते पहन कर ही पूजा घर में घुस जाते हैं, और मम्मी तो खुद 12 बजे से पहले कभी नहाती नहीं। डॉक्टर प्रभी कुछ गलत भी तो नहीं कह रहे थे। अब रिया रोहन दोनों ही महसूस कर रहे थे कि हम लोग न जाने कैसे श्रेष्ठता के दम्भ में अपनी त्रुटियों को नजर अंदाज कर केवल बच्चे पर चील की तरह नजर गड़ाए बैठे थे, ताकि वह जैसे ही कोई गलती करे हम तुरंत उसके सुधार में जुट जाएं। एक सुपर किड के निर्माण की प्रक्रिया में इस धुन में हम भूल गए कि हमें भी पहले सुपर पेरेंट्स बनना पड़ेगा। आपने कभी दस के मन की टोह न लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ रुककर सोचते हुए डॉक्टर प्रवीण बोले, खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, दस एक कामयाब इंसान बन सकता है, बरसते आप उसे एक स्वतंत्र इकाई समझे, उसे अपने टूटे सपनों को पूरा करने का माध्यम भर न समझे। तो प्रवीण के मुंह से सारी बात सुनकर रिया रोहन दोनों ही चकित और उसे जब ही जा डॉक्टर प्रवीण, हम सचमुच महाभूल कर बैठे थे। हम वादा करते हैं कि दक्ष को दक्ष बनाएंगे, पर उसकी इच्छा अनुसार, उसके सपने के अनुरूप। रोहन ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, तो रिया की आंखों में भी गहरे भाव उतर आए। डॉक्टर प्रवीण को धन्यवाद कर दोनों ही खिलखिलाते हुए चिंता मुक्त होकर बाहर निकल पड़े, नई राह पर नए सुपर किड के निर्माण के लिए। आज की कहानी सुपर किड श्रृंखला श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई। यदि आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।